हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 1 सत्ता की साझेदारी पर। हम समझेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है, क्या इसके रूप हैं, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके परिणाम निकले, कौन कौन सी सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्यों है। तो ये सभी हम इससे रिलेटेड सभी फैक्ट्स हम कवर करेंगे। तो इंग्लिश में इसको पावर ऑफ शेयरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको समझना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है, इसका अर्थ हमको समझना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी है क्या। सत्ता की साझेदारी का मतलब है शक्तियों का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा भी आप बोल सकते हो, शक्तियों का बंटवारा भी आप बोल सकते हो। यानी शक्तियों को विभिन्न भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, यानी शक्तियों को, जो सत्ता है उसे किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना दी जाए, बल्कि उसको विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों आदि में बांट दिया जाए। तो यही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। ठीक है, यदि शक्तियों को देखो, जो सत्ता की साझेदारी है ये लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। क्या कही जाती है? लोकतंत्र की आत्मा भी इसको कहते हैं, सत्ता की साझेदारी को। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोकतंत्र आप समझ रहे हो, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोग को जनता की भी भागीदारी होती है। ठीक है, और इसीलिए इसमें क्या क्या बात कही गई है, शक्तियों की बंटवारे की बात कही गई है। और सत्ता की साझेदारी का अर्थ ही शक्तियों का बंटवारा है। यदि शक्तियों को बांटा न जाए तो फिर यहाँ की स्थिति हो जाएगी राजतंत्र वाली, ना कि लोकतंत्र वाली। राजतंत्र में क्या होता है कि शक्तियों को बांटा नहीं जाता है, शक्तियाँ राजा के ही पास में होती हैं। राजा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, स्वतंत्र रहता है, निरंकुश रहता है, उस पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं होता है राजतंत्र में। तो अब हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी पर, और सत्ता की साझेदारी का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। तो अब इसको आप बेहतर ढंग से समझ चुके हो कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं, तो सत्ता की साझेदारी का उदाहरण हम आपको देते हैं। हम यहाँ पे श्रीलंका और बेल्जियम की बात करेंगे, इन दोनों को उदाहरण के रूप में हम जानेंगे। यहाँ पे सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड घटना घटती है, तो हम इन दोनों की कहानी को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्यों है, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो इसलिए हम पहले इससे रिलेटेड जो घटनाएं घटी हैं बेल्जियम और श्रीलंका में, उन घटनाओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, बेल्जियम की यदि हम बात करें तो यूरोप का एक देश है। क्षेत्रफल में हरियाणा से छोटा है। क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है। यदि हम क्षेत्रफल के आधार पर इसकी तुलना करें हरियाणा से, तो ये हरियाणा से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ है और हरियाणा की आधी के लगभग है, यानी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। बेल्जियम की जो आबादी है, वहाँ की जो जनसंख्या है 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आधी आबादी के बराबर है। बट इसमें क्या है, इतना छोटा देश और इतनी कम जनसंख्या होते हुए भी वहाँ पे क्या है, जातीय बनावट बहुत जटिल है, और इन्हीं जातीय बनावट के कारण वहाँ पे स्थिति बिगड़ जाती है। तो अब हम समझें। देखिए, जो बेल्जियम है इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। जातीय बनावट यहाँ की बहुत ज़्यादा जटिल है। अब हम करते हैं वहाँ के इलाकों की बात, बेल्जियम के इलाकों की बात। देखो, बेल्जियम का एक इलाका है फ्लेमिश, और इसी फ्लेमिश इलाके में 59% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इस इलाके में कितने? 59% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी 59% डच भाषा बोलने वाले लोग इस एरिया में रह रहे हैं, फ्लेमिश में। ये डच भाषी लोगों का एक इलाका है बेल्जियम के अंदर। दूसरा इलाका है वेलोनिया, ये भी
फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का एक इलाका है बेल्जियम के अंदर, जो कि 40% लोग रहते हैं फ्रेंच भाषा। ठीक है, तो जो ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, 59% लोग डच भाषा बोल रहे हैं, और 1% लोग यानी 1% लोग जर्मन भाषा बोल रहे हैं। जो शेष इलाका बचा है ये लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्लेमिश और वेलोनियो में क्या है, जो ये लोग थे ये कम थे। वैसे तो डचों का वहाँ पे बहुमत था, डच जो लोग थे, डच इलाके के जो लोग थे, फ्लेमिश इलाके के जो लोग थे, उनका बहुमत वहाँ पे था। बट ताकतवर और समृद्ध कौन था? समृद्ध और ताकतवर था फ्रेंच। ठीक है भाई, अक्सर क्या होता है ना कि ज़्यादातर अमीर लोगों की संख्या कम होती है और गरीबों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसीलिए देखो अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे फ्रेंच वैसे तो ये क्या है, अल्पसंख्यक हैं, बट ये ताकतवर हैं और समृद्ध हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है डच लोगों के मुताबिक, और उनका बहुमत किनका है, फ्लेमिश लोगों का है, यानी डच भाषी लोगों का बहुमत है, और शेष एक इलाके में जर्मन भाषा बोलते हैं। अब इसकी जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, इसमें क्या है 80% लोग तो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच बोल रहे हैं, यानी डच का जो बहुमत था यहाँ पे कम है, डच यहाँ पे कम बोली जा रही है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में, और यहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग 80% लोग फ्रेंच भाषी बोल रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। ठीक है, भाषा के आधार पे वहाँ का जो बेल्जियम था, उसमें बेल्जियम देश में भाषा के आधार पर क्या होने लगा, समूह बंटने लगे, तो वहाँ पे तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, तनाव बढ़ने लगा तो वहाँ पे क्या किया, जो बेल्जियम की सरकार है वो समझदारी से काम लेती है, और 1950 और 60 के बीच वो क्या करती है, 1950 और 60 के बीच यहाँ पे ये तनाव बढ़ा था। ठीक है, 1950 और 60 के बीच वहाँ पे तनाव बढ़ने लगा बेल्जियम के अंदर। अब हम बात करते हैं, बेल्जियम ने एक समझदार कदम उठाया, बहुत बढ़िया कदम वहाँ उसने उठाया। उसने अपनी देश की स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया, उसने अपने देश को बंटने से संभाल लिया, उसने अपनी देश की आर्थिक स्थिति को खराब होने से बचा लिया, उसने अपनी देश की संस्कृति को बचाने में सहयोग किया। ठीक है, तो उन्होंने जो बेल्जियम जो कंट्री थी, बेल्जियम जो देश था, उसने इतना बढ़िया कदम उठाया कि उसने बहुत सारा जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता बेल्जियम पे वो सबसे मुक्त रहा। अब देखते हैं उसने कदम क्या उठाया, उसकी हम बात करते हैं। क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को बेल्जियम की सरकार ने स्वीकार किया। अब क्वेश्चन बनता है, क्षेत्रीय अंतरों क्या है, क्षेत्रीय अंतर क्या होता है? मान लीजिए इंडिया के अंदर हरियाणा में हरियाणवी भाषा है और हरियाणवी संस्कृति अलग है, खान पीन रहन सहन वे सब, उनका रहने का तरीका अलग है, खान पीन का तरीका अलग है, सब कुछ यहाँ पे अलग ढंग है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में यहाँ इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। या फिर बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब में हरियाणा से अलग वहाँ का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, वहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है, वहाँ की गतिविधियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो मतलब एक लिमिटेड क्षेत्र में, वहाँ की जो लिमिटेड क्षेत्र था उसकी गतिविधियाँ अलग थी, फिर उससे अलग लिमिटेड जो क्षेत्र था उसकी गतिविधियाँ अलग थी। तो ये हो गया क्षेत्रीय अंतर, वहाँ पे क्षेत्रीय अंतर, बहुत क्षेत्रीय अंतर थे। उसके बाद हम बात करें सांस्कृतिक विविधताओं की, तो सांस्कृतिक विविधताएं भी वहाँ थी। विविधताओं का मतलब भिन्नताएं, वहाँ पे अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग थे। तो इन सब चीज़ों को बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, स्वीकार किया, और उसने इसको स्वीकार करते हुए 1970 और 93 के बीच संविधान में 4 बार संशोधन किया। अब संशोधन का मतलब क्या है, सुधार किया। 4 बार उसने क्या किया, सुधार किया बेल्जियम की सरकार ने। भाई 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम सरकार ने संविधान में 4 बार संशोधन किया था, यानी सुधार किया था। वो किस लिए, क्षेत्रीय अंतरों को भी स्वीकार किया, सांस्कृतिक गतिविधियों को भी स्वीकार किया, और इन सभी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए, शांति के लिए उसने 4 बार संशोधन किए। वो उनका जो मेन उद्देश्य था, संशोधन करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था
कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनापन महसूस होना चाहिए, ना कि बेगानापन। मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ लोगों का, यहाँ पे कुछ लोग बहुसंख्यक है, कुछ लोग अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं देश की स्थिति को देखते हुए क्या करते हैं, बेगानापन महसूस करते हैं। तो उन्होंने इस बेगानापन को दूर करने के लिए कि भाई यहाँ का जो देश का जो नागरिक है वो खुद को, स्वयं को बेगानापन का शिकार न माने, खुद का बेगानापन को एहसास नहीं करे, इसलिए उन्होंने संशोधन किया। और उसका मकसद क्या था कि अगर बेगानापन का एहसास नहीं करेगा तो यानी मिलजुल कर रह सकें, वहाँ की जो नागरिक हैं वो सभी मिलजुल कर रह सकें। इसीलिए शांति के लिए उसने क्या किया, बेल्जियम सरकार ने संविधान में 4 बार संशोधन किया था। उसके बाद केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डच, अब देखो वे संशोधन जो 4 संशोधन किए थे शांति के लिए किए थे, अब वो 4 संशोधन क्या क्या किए थे वे भी आप समझ लें कि केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। नंबर 1 तो ये उसने संशोधन किया कि भाई जो केंद्रीय सरकार है उसमें फ्रेंच के भी इतने ही मंत्री होंगे और डच के भी मंत्री इतने ही होंगे। जो डच भाषा के मंत्री और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या समान होगी। यानी यदि केंद्रीय सरकार में कोई भी कानून बनता है, किसी भी बात पे चर्चा की जाती है, तो उसमें दोनों पक्षों का दबदबा रहेगा और दोनों पक्ष अपनी तरफ से विचार विमर्श करेंगे। जो एक तरफा फैसला नहीं किया जा सकता। एक तरफा फैसले को रोकने के लिए फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या को समान किया गया था। मेन इसका उद्देश्य ये था, एक तरफा फैसले को रोकने के लिए। पहली बात, एक तरफा कानून को रोकने के लिए, ठीक है, कि सभी की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे समान कानून बनाया जाए। इसी समान कानून को बनाने के लिए वहाँ पे मंत्रियों की संख्या भी समान की गई। अब दूसरा संशोधन क्या किया गया था? दूसरा संशोधन किया गया था, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। उन्होंने भाई एक और संशोधन इसलिए किया कि राज्य सरकारें हैं जो वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगी, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? भाई राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगी, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि क्या था, वहाँ की जो बेल्जियम की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये है बेल्जियम और बेल्जियम के इस क्षेत्र में हो गए डच भाषी लोग, इस क्षेत्र में हो गए फ्रेंच भाषी लोग, और ये इसकी राजधानी समझ लो। इस राजधानी में इतनी राजधानी मान लो ये इसकी, और इसमें भी ये हो गए डच और ये हो गए फ्रेंच, यानी अलग अलग थे। तो मतलब यदि केंद्रीय सरकार के अधीन राज्य सरकारें रहेंगी तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, इन पर अपने द्वारा क्या कर सकती है, इन पर अपने द्वारा कुछ भी चीज़ को थोप सकती है, कानून को थोप सकती है। इसलिए केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार को बिल्कुल अधीन रखा, अलग रखा, अधीन नहीं रखा, बिल्कुल अलग रखा। अब बात हम करें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व, दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व की बात वहाँ पे की। एक संशोधन किया गया था कि भाई दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व होंगे और इस हिसाब से कानून नियम बनाए जाएंगे और देश में लागू किए जाएंगे, ठीक है। चौथा जो संशोधन था वो था सामुदायिक सरकार के आधार पर। चौथा था सामुदायिक सरकार के आधार पर। अब सामुदायिक सरकार के अंतर्गत आता था भाषाई मसला, धार्मिक मसला, क्षेत्रीय मसला, सांस्कृतिक मसला। इन सभी मसलों पर जो वहाँ की सामुदायिक सरकार होगी वो फैसला करेगी, ठीक है। सामुदायिक सरकार अपने हिसाब से फैसला करेगी। एक यह भी क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो अब इन संशोधन जो उसने किए, भाई संशोधन, ये 4 जो संशोधन बेल्जियम सरकार लाई और इसे संविधान में सुधार किया गया, इनका लाने के बाद परिणाम क्या निकला बेल्जियम सरकार को, रिजल्ट क्या मिला? भाई वो संशोधन लाई तो उनको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला गृह युद्ध की आशंकाओं पर रोक। अब आप यहाँ पे इमेजिन कीजिएगा, यदि बेल्जियम सरकार वहाँ पे संविधान में सुधार नहीं लाती या संशोधन नहीं करती तो वहाँ पे क्या होता? डच भाषी लोग एक तरफ हो जाते, फ्रेंच भाषी लोग एक तरफ हो जाते।
दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते और धीरे धीरे क्या होते, यही विरोधी भावना क्या कर लेती, गृह युद्ध का रूप धारण कर लेती। ठीक है, युद्ध का रूप धारण कर लेती, या फिर हम बोल सकते हैं क्रांति का रूप धारण कर लेती। ये मतलब वहाँ गलत स्थिति, दंगों का रूप धारण कर लेती। तो इससे क्या होता, बेल्जियम सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होती और मतलब वहाँ की सामाजिक स्थिति खराब होती, लोगों की जानें जाती और भी वहाँ की जो भी स्थिति थी वो पूरी तरह से तबाह हो जाती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पे जो बेल्जियम सरकार ने जो भी नियम कानून लाई, उससे क्या हुआ, गृह युद्ध की आशंकाओं पर रोक लगी। दूसरी बात, राजनीतिक स्थिरता बनी रही। यदि बेल्जियम सरकार इस तरह के कानून नहीं लाती तो राजनीति में क्या हो जाता, चहल पहल होने लगती, उथल पुथल होने लगती। राजनीति के लिए लोग एक दूसरे के खिलाफ विचार विमर्श देते और वही विचार विमर्श एक दूसरे के विरोधी बन जाते। विरोधी बनने के बाद क्या होता, वहाँ की स्थिति खराब हो जाती। ठीक है, लोग एक दूसरे की तरफ भड़क उठते, दंगा फसाद होता। इस तरीके से राजनीतिक स्थिरता को भी क्या होता, बुरा प्रभाव पड़ता। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ की राजनीतिक स्थिरता भी बनी रही, इसका ये भी परिणाम निकला। ठीक है, तीसरी बात हम करें, विश्व में बेल्जियम की सिफारिशें होने लगी। तो भाई इसका संकेत तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि बेल्जियम की तो सिफारिश विश्व में होनी ही थी, क्योंकि यहाँ पे भी हम इंडिया के लोग बेल्जियम की सिफारिश कर रहे हैं, तभी इंडिया की पुस्तकों में बेल्जियम की चर्चा की जा रही है। ठीक है, यानी इसकी सिफारिशें इंडिया के अंदर भी पुस्तकों में की जा रही है। तो विश्व में बेल्जियम की क्या हुई, ऐसा करने से सिफारिशें होने लगी। चौथी बात, यूरोपीय संघ का मुख्यालय को चुना गया। भाई क्या था, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, इसमें क्या हुआ, यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय बनाने का फैसला किया और बनाया भी। अब यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल्स में है। वो इसलिए कि इस टाइम की स्थिति को देखते हुए यूरोपीय संघ ने ये फैसला लिया था। तो इसमें भी हम इसका रिजल्ट का हाथ मानते हैं। ठीक है, पांचवी बात यदि हम करें, इसका पांचवा परिणाम देखें तो संशोधन लाने से पांचवा परिणाम से क्या हुआ, वहाँ की आर्थिक स्थिति बनी रही, वरना आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा झटका वहाँ पे लग सकता था। क्योंकि भाई क्या है कि वहाँ पे अगर धीरे धीरे गृह युद्ध या आतंकवाद या फिर एक तरीके से बोलें तो दंगा फसाद की स्थिति होती, तो सीधी बात है वहाँ पे क्या होता, आर्थिक स्थिति भंग हो जाती, खत्म हो जाती, आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता। छठा यदि परिणाम हम इसका देखें तो सामाजिक स्थिति भी बनी रही। छठा परिणाम यदि क्या है, यदि इस तरीके के संशोधन सरकार बेल्जियम सरकार नहीं करती तो वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति बिगड़ जाती, खराब हो जाती। वो कैसे कि लोग एक दूसरे के विरोधी बनते, विरोधी बनने से वहाँ वे अपने काम धंधे छोड़ देते, काम धंधे छोड़ने से वे क्या करते, वो मजदूरी उनको नहीं मिलती थी, मजदूरी नहीं मिलने से क्या होता, उनके काम धंधे ठप हो जाते, वे बेरोजगार हो जाते। बेरोजगार होने की वजह से क्या होती, वहाँ की समाज में की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। तो इसलिए इस तरह के परिणाम उन चार संशोधनों को लाने से निकले। तो ये अपने आप में उसकी बेल्जियम की बहुत बढ़िया सफलता रही और इसमें सफल भी हुई। अब हम बात करते हैं, तो बेल्जियम तो इस तरीके से अपने समस्या का समाधान कर चुकी थी। अब इसकी बात हम छोड़कर बात करते हैं श्रीलंका पर। तो देखो बेल्जियम ने कितनी समझदारी से काम लिया था। अब देखो श्रीलंका क्या करता है। श्रीलंका की बात यदि हम समझें तो श्रीलंका का देखो पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। क्या था? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। सन 1972 में इसे बदलकर लंका कर दिया गया था। सन 1972 में सिलोन को बदलकर लंका कर दिया गया था और 1978 में सम्मानजनक शब्द श्री को भी लंका शब्द में जोड़ दिया गया था 1978 में। ठीक है, तो अब देखो श्रीलंका का सबसे पहला नाम था सिलोन, उसके बाद कर दिया गया 1972 में लंका, और 1978 में लंका के साथ श्री जोड़ दिया गया, यानी श्रीलंका 1978 में इसका नाम दिया गया था। 1978 में श्रीलंका बन गया।
78 से पहले 72 तक इसका नाम लंका रहा और उससे पहले सिलोन रहा श्रीलंका का नाम। आप इसके बारे में बढ़िया तरह जान चुके हो श्रीलंका के नाम के इतिहास के बारे में। अब हम बात करते हैं, देखो एक और पॉइंट, 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था श्रीलंका। जैसे कि 1947 में भारत स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, उसके एक वर्ष बाद ही श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। इसकी आबादी की यदि हम बात करें तो हरियाणा के बराबर की आबादी है, यानी 2 करोड़ इसकी आबादी थी। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है, हरियाणा के बराबर है, हरियाणा की आबादी के बराबर है। इसकी आबादी में भी विभिन्न जातीय समूह के लोग थे। अब श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूह के लोग थे, विभिन्न भाषाई समूह के लोग थे और इसी भाषा के आधार पर यहाँ से टकराव की भावना स्थिति होती है। अब हम समझते हैं कौन कौन से भाषा के लोग वहाँ पर रह रहे थे। पहले बात हम करते हैं सिन्हलियों की जो कि 74% थे। भाई श्रीलंका के अंदर सिन्हलियों भाषाई लोगों की संख्या 74% थी और सिन्हलियों को मानने वाले कौन थे, यानी सिन्हलियों भाषाई जो बोलते थे वो कौन से थे, ज़्यादातर इसके अंदर थे बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सिन्हली भाषाओं के अंतर्गत आ रहे थे। दूसरी जो भाषा थी वो थी तमिल भाषा, यानी तमिलों को मानने वाली क्या थी, तमिल भाषा थी। तो तमिल भाषा को मान रहे थे। तो तमिल भाषा को बोलने वालों की संख्या थी या मानने वालों की संख्या थी 18%। अब वहाँ की जो तमिल भाषा थी ये भाषा दो तरह से बटी हुई थी। तमिल भाषा 2 तरह से बटी हुई थी वहाँ के अंदर। एक तो श्रीलंका के मूल निवासी जो कि 13% वहाँ पे इस बोलते थे। एक तो श्रीलंका की मूल तमिल थी, एक जो तमिल भाषा थी वो 2 क्षेत्रों में बटी हुई थी। एक श्रीलंका के मूल तमिल, दूसरी हिंदुस्तानी तमिल थी। ठीक है, तो हिंदुस्तानी तमिल को मानने वाले 5% लोग थे और श्रीलंका तमिल को मानने वालों की संख्या 13% थी। तो टोटल तमिलों की संख्या कितनी थी, 18%। ठीक है, तो अब इसके बाद यदि हम करें तो ईसाई भाषा बोलने वालों की संख्या वहाँ पे कितनी थी, ईसाई भाषा बोलने वालों की संख्या थी वहाँ पे 7%, यानी ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या थी 7%। अब ईसाई क्या था, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे वहाँ पे 7% और ये 7% लोग क्या थे, सिन्हली भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे, ये दोनों भाषाएं बोलते थे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब वहाँ की जो जातीय बनावट थी वो बहुत जटिल थी। ठीक है, ये भी। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है बेल्जियम की तरह। देखिए बेल्जियम ने जो नीति अपनाई थी वो बहुत समझदारी से अपनाई थी, बट इसने क्या किया, इसने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई। इसका समाधान करने के लिए क्या क्या इसने, मतलब इस तरह की जब वहाँ पे जातीय बनावट बिगड़ने लगी, वहाँ की स्थिति खराब होने लगी, तो इसने क्या किया, बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई। अब जानने की ज़रूरत है बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद मतलब जो वहाँ पे 74% लोग थे सिन्हली, तो सिन्हली लोगों को का जो मानना था उनका मानना उनके पक्ष में ये थे, यानी बहुसंख्यक जो लोग थे उनके मानने के पक्ष में थे। जो उनका मानना था वो ही श्रीलंका सरकार का मानना था। तो इसने श्रीलंकाई सरकार ने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई, जो कि श्रीलंका के लिए खतरनाक घोषित होती है, श्रीलंका की स्थिति को खराब कर देती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ, देखो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सिन्हलियों ने बहुसंख्या के बल पर शासन जमाना चाहा, जिसका समर्थन श्रीलंकाई सरकार करती है। उसी के आधार पर बहुसंख्या के बल पर शासन जमाना चाहा, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं इसने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ चुके हो। बहुसंख्यकवाद की जब नीति इसने अपना ली तो इसने क्या किया, 1956 में, यानी स्वतंत्रता के 8 वर्ष बाद 1956 में इसने कानून बनाया। और उस कानून इस तरीके से था, अब कानून को पढ़ ले, इसने कानून क्या क्या कानून बनाए थे। देखिए, एक तो सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया जाएगा। कानून नंबर 1, सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित किया जाएगा। बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाने की वजह से श्रीलंकाई सरकार ने इस तरीके के कानून बनाए। दूसरा कानून, सिन्हलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सब बहुसंख्यकवाद की नीति के आधार पर किया जा रहा था। ठीक है, इसने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई थी। तो सिन्हलियों में बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
तो सिहलियों को प्राथमिकता दी गई जाएगी। बौद्ध धर्म को संरक्षण किया जाएगा, बौद्ध धर्म को संरक्षण किया जाने लगा, उसका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। और सिहलियों को बढ़ावा दिया जाने लगा, सिहलियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरीके से श्रीलंकाई सरकार ने 1956 में कानून बनाए और इन्हीं कानूनों को देखते हुए परिणाम क्या लिखना, इन कानूनों को बनाने से इनके खिलाफ तमिल लोग भी अपनी कुछ मांगे करने लगते हैं। अब देखिए सिहलियों और तमिलों के संबंध बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगे। जब वहाँ की सरकार ने इस तरीके से कानून बनाए तो इन कानूनों को देखते हुए इन सिहलियों और जो तमिल थे, जो दो भाषाओं को मतलब इन भाषाओं को मानने वाले लोग थे, इन दोनों भाषाई लोगों में टकराव होने लगा, स्थिति बिगड़ने लगी, बहुत तेज़ी के साथ वहाँ की स्थिति खराब होने लगी। अब क्या करते हैं तमिल इसके पक्ष में, यानी विपक्ष में, तमिल इसके विपक्ष में क्या करते हैं कि तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने की ठानी। अब देखिए उनके विपक्ष में क्या कर रहे हैं भाई कि तमिलों ने तमिल को राजभाषा बनाने की ठानी, राजनीतिक पार्टियां भी बना ली, समान अधिकारों की मांग उन्होंने की और क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग भी उन्होंने की। और आदि इन सब की पूर्ति के लिए, इन सब को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष चालू किया। तो संघर्ष चालू करने से वहाँ पे देखिए मांगों को नकार दिया गया था। जैसे ही ये ज़्यादा जोर उन लोगों पर दे रहे थे श्रीलंकाई सरकार पर, तो इनकी मांगों को नकार दिया गया, ठीक है। समझिए इनकी जब मांगों को नकारने के बाद, इनकी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया गया। इनकार करने के बाद क्या होता है, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठनों को गठित किया था। 1980 के दशक में क्या किया, उत्तरी पूर्वी श्रीलंकाई स्वतंत्र सरकार बनाने की तमिलों ने मांग की। इस मांग को लेकर उन्होंने अनेक राजनीतिक संगठन भी गठित किए और इनके बाद क्या हुआ, दोनों समुदायों में टकराव हो गया, ठीक है। दोनों समुदायों में टकराव होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ की स्थिति धीरे धीरे वही टकराव, वही विरोधी विचार की स्थिति क्या कर लेगी, गृह युद्ध का रूप धारण कर चुकी थी, यानी गृह युद्ध का रूप ले चुकी थी। तो गृह युद्ध का रूप लेने से क्या हुआ, वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हुई, सामाजिक स्थिति खराब हुई, हिंसक घटनाएं घटने लगी। तो अब गृह युद्ध क्या है ये जान लो। गृह युद्ध का मतलब होता है कि सरकार के खिलाफ समूहों द्वारा हिंसक लड़ाई लड़ना ही गृह युद्ध कहलाता है। समझ चुके हो, सरकार के खिलाफ समूहों द्वारा हिंसक लड़ाई लड़ना ही गृह युद्ध कहलाता है। और जब इस श्रीलंका में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ तो वहाँ की स्थिति खराब होने लगी, आर्थिक स्थिति बुरी तरह से नष्ट होने लगी, वहाँ पे लोग बेरोजगार होने लगे और बहुत से लोग क्या होने लगे, शरणार्थी बनने लगे। तो वहाँ की स्थिति खराब होने लगी। अब बात करते हैं हम, मतलब अब देखिए यहाँ पे अब आप तुलना कीजिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि बेल्जियम ने कितनी समझदारी के साथ काम लिया और बहुसंख्यकवाद की नीति को न अपनाते हुए, समझदारी की नीति को अपनाते हुए उन्होंने संविधान में संशोधन किए और शांतिपूर्वक स्थिति बनाए रखी और उसमें वो सफल भी हो पाई, सफलता भी उसको मिली। उसके विपक्ष में उसकी तुलनात्मक यदि हम श्रीलंका से करें तो श्रीलंका ने क्या किया, बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई, बहुसंख्यक लोगों का समर्थन किया और उससे क्या हुआ, लोग भड़के एक दूसरे के प्रति, स्थिति बिगड़ती गई, बिगड़ते बिगड़ते गृह युद्ध का रूप वो ले लेती है। गृह युद्ध का रूप लेने के बाद वहाँ की स्थिति सारी नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे लोगों में क्या होता है, बहुत आर्थिक स्थिति से वो लोग बेकार हो जाते हैं, यानी बहुत बड़ा तनाव बढ़ने लगता है आर्थिक स्थिति का। अब यदि हम बात करें कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए जी, वो तो हमने एग्जाम्पल दिए थे बेल्जियम और श्रीलंका के, आपको सत्ता की साझेदारी को समझाने के लिए कि स्थितियों से किस तरीके से निपटना चाहिए। अब बात आती है, हमने बात की थी सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का अर्थ हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको लाना जरूरी क्यों है, सत्ता की साझेदारी करना जरूरी क्यों है। ये आपके 9th क्लास या 10th क्लास में आ सकता है, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जी, सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों। नंबर 1, सामाजिक समूहों के बीच
टकराव का अंदेशा कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। देखिए जी, सामाजिक समूहों के बीच यदि टकराव की स्थिति आ रही है तो उस टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए सामाजिक समूहों के बीच जो भी टकराव हैं, जो भी विरोधी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को खत्म करने के लिए, उन टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए क्या कर सकती है? सत्ता की साझेदारी एक दूसरे पर नियंत्रण बना सकती है। और जब नियंत्रण बना लेगी तो टकराव सीधी सी बात है खत्म होगा, धीरे धीरे शांति की स्थिति में उसको क्या कर दिया जाएगा? परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, लोकतंत्र की आत्मा होने की वजह से भी सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। अब यदि बात करें लोकतंत्र की आत्मा होने की वजह से सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है? पहली बात, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का तंत्र, यानी लोगों का तंत्र का मतलब है जनता। लोगों का तंत्र का मतलब क्या है? जनता। तो जनता की आत्मा होने की वजह से भी सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, जनता की पूरे भागीदारी होती है, जनता की पूरी भागीदारी के साथ यहाँ पे कार्य करती है, और इसीलिए सत्ता की साझेदारी का होना भी जरूरी है। यदि नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, नियंत्रण बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी का होना जरूरी। नियंत्रण बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी का होना जरूरी। अब समझिए, जब हम शक्ति का बंटवारा करेंगे, सत्ता का बंटवारा करेंगे, तो क्या होना चाहिए? मान लो हमने कुछ शक्तियाँ किसी, मान लो ए को दे दी, कुछ शक्तियाँ ए को दे दी, कुछ शक्तियाँ बी को दे दी, कुछ शक्तियाँ दे दी सी को। अब कुछ शक्तियाँ इसके पास है, कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास है। मान लिए ये अपनी शक्ति का गलत तौर पे प्रयोग करने लगे, या फिर ये अपनी शक्ति का गलत ढंग से प्रयोग करने लगे, या फिर कोई सा भी अपनी गलत शक्ति यानी अपनी शक्ति का गलत तरह से प्रयोग करे, यानी गलत स्थिति में प्रयोग करें। तो इसमें क्या है कि ये यदि सी गलत स्थिति में प्रयोग कर रहा है तो ए इस पर नियंत्रण बना, ए और बी इस पर क्या करेगा? नियंत्रण बनाएगा और उसको गलत करने से रोक सकता है, रोक लगा सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नियंत्रण बनाने के लिए भी सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है। अब यदि हम बात करें संतुलन बनाने के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है, तो इसको भी आप इसी तरीके से समझते हो, ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड कार्य कर रहा है, और तो मतलब वो खतरे की ओर जा रहा है, खतरे की ओर संकेत कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है? इस पे संतुलन बना सकता है, इस पे नियंत्रण बना सकता है, यानी संतुलन। तो इसकी तुलना आप नियंत्रण और संतुलन एक ही समझ सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे संतुलन बनाने के लिए भी सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, नियंत्रण बनाने के लिए भी सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। यदि हम बात करें नैतिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। अब नैतिकता की भावना को बढ़ावा कैसे मिलता है? सत्ता की साझेदारी से। ये देखिए, मान लीजिए ए कोई गलत काम करता है, बी इस पे अपना नियंत्रण बनाता है, यानी बी यदि नियंत्रण बनाता है तो ये इस पे प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, इस पे नियंत्रण बना रहा है, इसको गलत करने से रोक रहा है। तो यदि गलत कोई चीज़ होने से रुक रही है तो वहाँ पे नैतिकता की भावना की ओर संकेत किया जाएगा, से संकेत ऑटोमेटिक ही होगा। गलत करने से यदि कोई रोक रहा है तो यहाँ पे जो भावना आ गई वो नैतिकता ला रही है। कौन? बी वहाँ पे नैतिकता लाने का कार्य कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नैतिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी सत्ता की साझेदारी का होना जरूरी है। अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कितने रूपों में सत्ता को बांटा जा सकता है, यानी शक्ति को बांटा जा सकता है। तो अब दोस्तों यह भी 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन 10 या 12th में 9th और 10th में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 10th में तो अक्सर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, सत्ता की साझेदारी के रूप में यदि हम बात करें तो शासन के, देखिए नंबर एक शासन के अंग के आधार पर सत्ता को बांटा जा सकता है, यानी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है शासन के अंगों के आधार पर। अब यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि शासन के अंग कौन कौन से हैं, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, तभी आप इसकी व्याख्या कर पाओगे। ठीक है। तो शासन के अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो इस तरीके से हम इसको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं, सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। क्योंकि भाई मान लीजिए कुछ शक्ति हमने विधायिका को दे दी, विधायिका को क्या शक्ति दे दी, देखिए ये भी नोट कर लें, विधायिका का कार्य होता है विधि निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है जो विधि निर्माण मतलब कानून बनाने का कार्य करती है विधायिका, जो कानून इसने बनाए उनको कार्य में लाने के काम करती है कार्यपालिका। और इन दोनों को, भाई इसने कानून बनाए, ये उनको कार्य में लाने की कोशिश कर रही है, लाने की बात कर रही है। तो जब ये ने इसने कानून बनाए, विधायिका ने कानून बनाए, ये कार्य में लाया, तो उसके बाद उसका निरीक्षण करता है, कानूनों का निरीक्षण करता है न्यायपालिका, और वो ये तय करता है कि सही कानून लाया है या फिर गलत लाया है। यदि गलत है तो ये उसको, उस पर क्या करता है, अपना नियंत्रण रखता है, अपने आदेश देते हैं उसको सही करने की बात ये करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ठीक है भाई, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बना रही है, न्यायपालिका भी कार्यपालिका पर नियंत्रण बना रही है। फिर भाई मान लीजिए अगर ये गलत कर रहा है तो ये दोनों इस पर नियंत्रण बना रहे हैं, अगर विधायिका गलत कर रही है तो ये दोनों इस पर नियंत्रण बना रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ये तीनों एक दूसरे पे आपस में क्या करती हैं, अंकुश बनाए रखती हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपस में जब ये अंकुश बनाए रखती हैं तो हम यहाँ पे सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता को बांटें, तो इस तरीके से भी हम सत्ता को बांट सकते हैं। ये भी एक सत्ता का क्या होगा, रूप होगा। शासन के अंग के आधार पर भी हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं ये आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि भाई चौथा जो पॉइंट है, 1 मिनट वेट, अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की, कि भाई सरकार के विभिन्न स्तरों के आधार पर भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। इस सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, जैसे कि हो गया केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ये और स्थानीय सरकार। राज्य सरकार को आप प्रांतीय सरकार भी बोल सकते हो, और राज्य सरकार को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार। तो अब हमारे जो यहाँ पे केंद्रीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय सरकार होती है। अब देखिए इन सरकारों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण रख सकती है, और राज्य सरकार स्थानीय सरकार पर नियंत्रण रख सकती है, और केंद्रीय सरकार पर यहाँ की जो लोकतंत्र है, तो वहाँ की जो जनता है वो क्या कर सकती है, नियंत्रण रख सकती है। बहुत सारे इसके विपक्षी पार्टियाँ होंगी वो नियंत्रण रख सकती हैं। स्थानीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कर सकती हैं, ये भी इस पर नियंत्रण बना सकती हैं, इसके विपक्ष में तर्क दे सकती है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, सरकार के विभिन्न स्तरों के आधार पर भी सत्ता को बांटा जा सकता है, और एक सत्ता की साझेदारी का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यानी इसको भी हम सत्ता की साझेदारी का रूप कह सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, भाई दबाव समूह और आंदोलनों, पार्टियों के आधार पर भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। क्या है कि दोस्तों, दबाव समूहों, आंदोलनों और पार्टियों के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अब सत्ता का बंटवारा दबाव समूहों, आंदोलनों और पार्टियों के आधार पर कैसे किया जा सकता है, इसका यदि हम बात करें पार्टियों में, देखिए जी, सत्ता का बंटवारा यदि हम पार्टियों में करते हैं तो पार्टियां क्या है, सत्ता में आने के लिए एक दूसरे के प्रति विरोधी विचार देती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को गलत करने से रोकती हैं, एक दूसरे को गलत करने से रोकती हैं। इस सत्ता में आने के लिए गलत करने से एक दूसरे को रोकती हैं, सही करने की ओर संकेत करती हैं। पार्टियां किसी पार्टी को गलत करने से क्या करती है, रोकती है, एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखती हैं पार्टियां। यदि हम उसके बाद बात करें आंदोलनों के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, पार्टियों पर नियंत्रण बनाया जा सकता है और शक्तियों का सही दिशा में प्रयोग किया जा सकता है। पार्टियों के पास जो शक्तियाँ, उन शक्तियों को गलत प्रयोग करने से रोका जा सकता है आंदोलनों के माध्यम से। तीसरी यदि हम बात करें तो दबाव समूहों के माध्यम से भी शक्तियों के गलत प्रयोग को रोका जा सकता है। यदि पार्टी क्या कर रही है, शक्तियों का गलत प्रयोग कर रही है, तो उनको दबाव समूहों के माध्यम से भी रोका जा सकता है। अब दबाव समूह क्या होता है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। दबाव समूह क्या होता है, ये थोड़ा हम यहाँ से बैक करते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह जब कोई भी
समुदाय या संगठन अपने समुदाय के लोगों के हितों की पूर्ति के लिए, अपने समुदाय के लोगों की हितों की पूर्ति के लिए क्या करता है, गलत कदम उठाता है, यानी नैतिकता को भूल जाता है। अपने दबाव, अपने समूह के सदस्यों के लिए, अपने समूह के सदस्यों की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, वो गलत कदम उठाता है, यानी दूसरे पर दबाव डालता है, यानी राजनीतिक पार्टियों पर दबाव डालता है। तो अब इसको आसान भाषा में यदि मैं आपको बताऊं, जब कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन अपने सदस्यों की हितों की पूर्ति के लिए किसी भी पार्टी या किसी चीज़ पर भी, किसी भी संस्था या किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार पर दबाव डाल रहा है, तो उसे कहेंगे दबाव समूह। तो ये क्या है, दबाव समूह के माध्यम से भी ये क्या, दबाव डालकर भी, पार्टियों पर दबाव डालकर भी गलत करने से रोक सकते हैं यदि ये चाहते हैं तो अब इससे क्या है कि एक रूप में मतलब सत्ता का बंटवारा इस तरीके से भी किया जा सकता है। दबाव समूह, आंदोलन और पार्टियों के आधार पर भी सत्ता को बंटवारा किया जा सकता है, यानी सत्ता को बांटा जा सकता है। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की। इसमें क्या है, सामाजिक समूहों के आधार पर भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अब इसको समझिएगा, सामाजिक समूहों के आधार पर सत्ता का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। देखिए जी, सामाजिक समूह मतलब समाज में कोई भी समूह, भाषाई समूह भी हो सकते हैं, धार्मिक समूह भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक समूह भी हो सकते हैं, राजनीतिक समूह भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे समूह हो सकते हैं। तो इन समूहों के आधार पर भी सत्ता को बांटा जा सकता है। इसका उदाहरण यदि हम आपको दें तो अभी अभी आपने पढ़ा है बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या था, सामुदायिक समूह था। और सामुदायिक समूह का मतलब, देखिए ये यहाँ से थोड़ा नीचे हो गया है। सामुदायिक समूह का मतलब, यदि हम एक मिनट, सामुदायिक समूह का वहाँ पे था, सामुदायिक समूह के अंतर्गत आते थे, मैंने आपको बताया था क्या आते थे, भाषाई मसले आते थे, धार्मिक मसले आते थे, सांस्कृतिक मसले आते थे, और भी बहुत सारे मसले आते थे। इसलिए भाषाई समूह, यानी जैसे कि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में भाषाई के आधार पर ही तो वे मुद्दे थे ना। कुछ लोग डच भाषा बोलने वाले थे, कुछ फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, तो ठीक है, भाषाई आधार पर हो गया। तो वहाँ पे इस तरीके से भी बांटा जा सकता है, शक्ति का बंटवारा किया जा सकता है कि भाई इतनी शक्ति भाई डच भाषी लोगों के पास हो गई, इतनी शक्ति भाई फ्रेंच भाषी लोगों के पास हो गई, तीसरा वहाँ पे एक और है, इतनी शक्ति जर्मनी भाषा लोगों के पास हो गई, और भी वहाँ पे भाषाएं हो सकती हैं या दो भी हो सकती है। तो इस तरीके से बांट के वो एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, अंकुश रख रही हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण बना रही है, और सत्ता को बांटा जा सकता है, शक्ति को, यानी शक्ति का गलत प्रयोग करने से रोका जा सकता है। तो बहुत बढ़िया से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।